यस। हेलो सीएनटी स्टूडेंट्स, कैसे हो? यस, आपने पहले का वीडियो सब देख लिया? एकदम बेस्ट, परफेक्ट, समझ में आया? चलो, तो अगर आपको ये समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं और अपना नेक्स्ट सम्स होगा। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था, वही वाला ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे जाता हूँ। तो जो अपना नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट सम्स पे है, वो है उसके बाद वाला। देखो एक सम्स है एस आर लिमिटेड करके, देखो एक सम्स है एस आर लिमिटेड। मेरे लिए तो वो 4 दिख रहा है, और लिख लेना ये मई 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, ये मई 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ध्यान दो। और क्या, सेम वैसे तो करना है, कोई नया तो बात है नहीं। वही क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, फिर से, बट कुछ चेंजेस के साथ। और इस बार देखना पड़ेगा कि अपने लिए क्या क्या चेंजेस है क्वेश्चन में। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लगेगा, बट अब अगर आप लॉजिकली देखोगे तो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल अकाउंट ऑन 31st March 2018. SR Limited provides the following ledger balances after preparing its profit and loss account for the year ended 31st March. इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है तो कहां पे जाएगा ये? शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल और रुपीज फुल्ली पेड शेयर ऑफ 50 ईच। कॉल सीन अरियर है तो 15,000 हम लोग उसमें से लेस करेंगे। फिर लैंड है, किधर जाएगा? पीपीई। फिर बिल्डिंग है पीपीई, प्लांट एंड मशीनरी पीपीई, फर्नीचर एंड फिक्चर्स पीपीई। सिक्योरिटी प्रीमियम किधर जाएगा? ये रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। किधर जाना चाहिए ये? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स है ना, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा। फिर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। अनपेड डिविडेंड, अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। बैलेंसेस विद द बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 50,000 fully paid equity shares were allotted as consideration for land. अब इसमें से 50,000 शेयर जो है वो लैंड में इंट्रोड्यूस किया, मतलब लैंड खरीदने के लिए इक्विटी शेयर्स दिया। तो वो जब इक्विटी शेयर देते हैं ना तो उसमें लिखना होता, तो एडजस्टमेंट दे दो ना। कॉस्ट ऑफ एन असेट, तो किस किस पे? बिल्डिंग पे दो, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे दे दो। फिर ट्रेड रिसीवेबल फॉर 4,86,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, तो ये तो अपना डेटर हो गया ना ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल पे भी डॉट दे दो। बैलेंसेस विद बैंक इंक्लूड 56,000 विद नया बैंक। मेरे को मतलब बैलेंसेस बैंक दिख रहा है 4,14,000 दिख रहा है। इसमें से 56,000 का जो बैंक है, 56,000 का जो बैलेंस है वो नया बैंक पे, और वो शेड्यूल बैंक नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में करते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसकी भी डॉट दे दो ना। लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रीपेबल आफ्टर 3 ईयर, समझ में आया? तो जो आपने लोन लिया ना 26,30,000, वो 3 साल के बाद रिपे होगा, मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। द बैलेंस ऑफ 26,30,000 इन द लोन, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। बैलेंस ऑफ 26,30,000 लो 26,30,000 in the loan account with public finance corporation is inclusive of 1,34,000 इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। समझ में आ रहा है? तो ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा और इसमें से लेस भी होगा,
-1,34,000 उसमें से माइनस होगा और अदर करंट लायबिलिटी में पड़ेगा। अदर लॉन्ग टर्म लोन दिख रहा है आपको? अदर लॉन्ग टर्म लोन 22,50,000 दिखा? अब उसके बारे में देखो क्या बोल रहा है। वो जो 22,50,000 दिख रहा है उसमें लोन टेकन फ्रॉम निक्सेस बैंक 13,80,000। अब वो 13,80,000 में 4,80,000 का तो ऐसा लोन है जो 1 साल के अंदर देना है, मतलब 4,80,000 अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। और बचा हुआ जो लोन है, लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर 8,50,000, और जो बचा लोन है वो लोन अदर लॉन्ग टर्म लोन में जाएगा जो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, बाप रे हैवी है। बिल रिसीवेबल, मैच्योर डिस्काउंटिंग, नोट्स टू अकाउंट, मतलब शेड्यूल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी में चला। मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी में चला जाएगा। कौन सा? बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 1,60,000 मैच्योरिंग ऑन 15th जून, वो कंटीजेंट लायबिलिटी में चला जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्लूड्स, ऊपर चेक करो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है क्या, किधर तो पड़ा था रे, एसटीबी, हाँ है ना, 4,60,000। डॉट दे दी तो झंझट ही नहीं ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्लूड्स लोन फ्रॉम नया बैंक 1,16,000 सिक्योर्ड है, और दूसरा लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना? 4,60,000 माइनस नया बैंक से जो लोन लिया 1,16,000, फिर 48,000, तो अदर बचा 2,96,000। क्योंकि लोन फ्रॉम डायरेक्टर वो अनसिक्योर्ड होता है, वो एक ही सिक्योर्ड है जो लोन फ्रॉम नया बैंक है, तो बाकी का सब अनसिक्योर्ड है। ठीक है, मतलब उसके लिए मैंने डॉट दे दिया। ट्रांसफर ऑफ रुपीज 35,000 टू जनरल रिजर्व हैज बीन प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी देखो उसने क्या बोला, 35,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, बट वो 35,000 रुपया प्रॉफिट से निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस, मैं बोलू प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस, जनरल रिजर्व में प्लस, तो सिर्फ रिजर्व का एडजस्टमेंट है। Inventory of finished goods includes loose tool costing rupees 5 lakh which do not meet the definition of property, plant and equipment. अब इन्वेंटरी दिख रहा है आपको फिनिश गुड्स का, उसके अंदर ना 5 लाख रुपए का लूज टूल्स है, जो अकाउंटिंग, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कोई भी डेफिनेशन मीट नहीं करता। तो सिंपल है, वो सही इन्वेंटरी है। तो सर करना क्या है? कुछ नहीं करना है, 45 लाख में से 40 लाख फिनिश गुड्स और 5 लाख लूज टूल, और लिखने का इन्वेंटरी के अंदर ही, लिखने का इन्वेंटरी के अंदर ही लिखने का। इज दैट क्लियर? समझा क्या? बस इतना सा बात ध्यान रखो। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द प्रीवियस ईयर फिगर। ठीक है, अभी नोट 1, शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनो, नोट 1 शेयर कैपिटल। अब उसमें नंबर 1 ऑथोराइज का कोई डेटा बोला है क्या? नहीं बोला है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसा लिख के छोड़ देंगे। बी, इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। अब लिखने का इसमें क्या बोला उसने, 50 रुपए का एक शेयर है, मतलब 80 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो 1,60,000 रुपए का शेयर है। 1,60,000
equity share of rupees 50 each fully called up 80 लाख less call in earlier 15,000। तो इसका टोटल कितना आएगा 79,85,000 हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक बात याद रखना जैसा वो ये था कि ये तो बराबर है। ऑफ द अबाउ शेयर्स 50,000 equity shares were allotted for consideration अदर देन कैश, ऐसा आना चाहिए। मतलब 50,000 शेयर से मेरे को कोई पैसा नहीं मिला, बराबर। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाला। अब सेकंड वाला जाने का, और क्या, टाइम वेस्ट करने का नहीं, फिर बाद में मेरे को बोलने का नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मुझे बताओ बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आप लिख रहे हो, अब इसमें थोड़ा ना आराम से, हाँ, जितना आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखता है ना, पहले उतना मेरे को बताओ। पहले मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिखा। सिक्योरिटी प्रीमियम 15 लाख। दूसरा मेरे को जनरल रिजर्व दिखा, 9,41,000। अब इस जनरल रिजर्व में से मालूम है, एड ट्रांसफर टू रिजर्व, अब उसके लिए एडजस्टमेंट बढ़ना पड़ेगा 35। तो मैं बोलूंगा 9,76,000 आएगा, बराबर। अब जनरल रिजर्व के बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा है 5,80,000, वो इसमें से तो ट्रांसफर हुआ ना जनरल रिजर्व में। $35,000, बराबर ना। तो ये आएगा 5,45,000। बोलो समझा क्या? ओके ओके बॉस, ओके ओके। तो टोटल आएगा बेटा 15 लाख प्लस 9,76,000 plus 5,45,000, so this will be 30,21,000। अगर आपको डर लगता है तो लास्ट में क्लोज करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी क्या एक आध बार कोई आइटम रह जाता है लिखने का, तो करो ना लास्ट में, चलेगा। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करो, उसमें मैं कभी आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकता हूँ। हाँ, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ था। यस, अब उसमें ना सबसे पहला सिक्योर्ड था। सिक्योर्ड में मैं अगर बोलूं, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉरपोरेशन, कितना है मालूम है? 26,30,000 है। अब उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट था मालूम है? हाँ, लेस इंटरेस्ट accrued but not due।
तो 26,30,000 माइनस 1,34,000, 24,96,000 आएगा बचवा। यस बेटा यस। अब हुआ नहीं है पूरा, सिक्योर लोन तो पूरा हुआ नहीं, अभी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। और कोई है क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग, देख लो, नहीं लग रहा है फिलहाल। तो अभी अनसिक्योर्ड में जाते हैं। अनसिक्योर्ड, अब अनसिक्योर्ड में क्या होगा ना, लोन फ्रॉम निक्सेस बैंक 13,80,000 लेस लोन repayable on demand 4,80,000, तो बोले 9 लाख आएगा। और भी तो है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 8,50,000, फिर अदर्स। अभी अनसेक्योर्ड लोन कितना था, जो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अनसेक्योर्ड, तो 22,50,000 है, उसमें से हमने 9 लाख लिखा, फिर 8,50,000 लिखा, तो 5 लाख रुपए बचे, तो 5 लाख रुपए इससे आएगा। सॉरी, मेरे ख्याल से ये खत्म हो गया है। तो 24,96,000 प्लस 9,47,000 कितना आ रहा है? बराबर है। फिर अदर्स में कितना आएगा? अदर्स 22,50,000 माइनस, अभी ध्यान से सुनना, 22,50,000 में से आपका 4,80,000 तो गया, उसमें जाएगा। अब ये क्या है, 17,50,000। तो 4,80,000 तो वहां पे रिकॉर्ड होगा ना, वो तो अभी इधर आने वाला नहीं है। अब देखो कोई और अनसिक्योर्ड लोन ऐसा कुछ आइटम है क्या? देख रहा हूँ, 4,96,000 प्लस 9,00,000, 42,46,000 तो आ गया ना, बराबर ही है ना? नहीं, कुछ तो मिसिंग है। किधर है?
मैं कुछ दूसरा ही सोच रहा था। देखो ये 22,50,000 है, उसमें से 13,80,000 तो निकालो, माइनस 8,50,000 निकालो, तो कितना आएगा ये? 22,50,000 माइनस 13,80,000 माइनस 8,50,000, तो ये आएगा 20,000। अच्छा, तो 42,66,000 बराबर ना, क्योंकि निक्सेस बैंक से जो लोन लिया था वो टोटल 13,80,000 का था। वो 13,80,000 में से 4,80,000 तो उधर चला ही जाएगा ना। हम लोग को बेसिक कैलकुलेशन करना था, मैं थोड़ा दूसरी जगह ध्यान दे रहा हूँ। शेड्यूल नंबर 3 हो गया, अब शेड्यूल नंबर 4 पे ध्यान दो। चार्जिंग है ना। कौन सा था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, राइट। अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया है, यस दिया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग के ऊपर ना देखो उसने एडजस्टमेंट दिया है। हाँ, तो वो एडजस्टमेंट ही अपने को करना पड़ेगा, उसमें से एक सिक्योर्ड कुछ है। अब सिक्योर्ड कितना है ये देखो, लोन फ्रॉम नया बैंक कितना है लोन फ्रॉम नया बैंक? 1,16,000, ये अकेला ही सिक्योर्ड है। बाकी जो बी मेरे को लग रहा है, और कोई है क्या देख लो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है कुछ, देख ले बाप, फिर बाद में क्या ना ढूंढना पड़ता है ना, फिर बहुत तकलीफ होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है। बी अनसिक्योर्ड में बी अनसिक्योर्ड में लोन फ्रॉम डायरेक्टर, ये अनसिक्योर्ड ही है। कितना है? 48,000। फिर अदर्स, हाँ, तो टोटल कितना आना चाहिए? टोटल तो 4,60,000 ही आना चाहिए ना। तो अदर्स कितना है? 4,60,000 माइनस 1,16,000 माइनस 48,000, तो दिस विल बी 2,96,000। हो गया ना। ये क्या था? शेड्यूल 4। अभी 5, 5 किसका है देखना पड़ेगा, ऑर्डर बाय ऑर्डर। तुम वो हेडिंग लेके ही आओ, अभी शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया, अभी ट्रेड पेबल देखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं का, बोलो ट्रेड पेबल है क्या? हाँ है ना, ट्रेड पेबल किधर है? ट्रेड पेबल, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। ट्रेड पेबल कितना है? ट्रेड पेबल 8,13,000। यस, अगर मैं फॉर्मेट बनाता तो मैं लिखता ही नहीं था ना। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। बोलो ट्रेड पेबल के बाद कौन सा आएगा रे? कौन सा आएगा? हाँ, ट्रेड पेबल के बाद मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म अदर करंट लाइबिलिटी आएगा। यस, पूरा हेडिंग देखने का। अभी एक हेडिंग उठा है ट्रेड पेबल के बाद अदर करंट लाइबिलिटी है, वो अदर करंट लाइबिलिटी पूरे सम में ढूंढने का। अदर करंट लाइबिलिटी पूरे सम में ढूंढने का, पहले ट्रायल बैलेंस में ढूंढने का। तो मिल गया मेरे को अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड 70,000। यस, और ढूंढूंगा तो देखो, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू,
इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, हाँ 1,34,000। फिर उसके बाद लोन रीपेबल ऑन डिमांड, विद इन 1 ईयर 4,80,000। मैं और ढूंढूंगा, नहीं मिला क्लोज करूंगा मैं, और क्या। 70,000 प्लस 1,34,000 प्लस 4,80,000, तो 6,84,000। 7th वन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन देख लेते। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्या? हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3,80,000। यस बेटा यस। तो यहाँ पे आपका पूरा करंट पूरा लाइबिलिटी साइड हो गया। अब हम लोग जाएंगे असेट साइड में, ठीक है। लाइन छोड़ता हूँ वो टोटल करने के लिए अपने को अच्छा पड़ेगा ना इसके लिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब उसमें सब टेंजिबल ही है तो लिखेंगे ना हम लोग यार टेंजिबल। यस यस माय डियर, ऐसा लिखने का। लैंड, लैंड के बाद बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का यहाँ पे कॉस्ट 32 लाख है, लेस डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे 30 लाख है, तो मैं बोले 2 लाख है। यस, फिर प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे तो लेस डेप्रिसिएशन, तो मैं बोलूँ ये 24 लाख है। 30 लाख, तो ये 6 लाख माइनस होगा। प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स 13 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 3,50,000। इनटेंजिबल तो मेरे को दिख रहा नहीं है, देखो आपको दिख रहा है तो आप ले लो, बट मेरे को तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने पूछा डाउट तो मैंने बोल दिया। हाँ, तो फिर मेरे को नहीं मालूम, आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये 25 लाख प्लस 30 लाख प्लस 24 लाख प्लस 13 लाख, तो 92 लाख आना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब वो लग रहा है, अभी आपको लगता अलग है, मेरे को कुछ अलग लगेगा, देख लेने का। 9th वन, ये ऊपर वाला 9th था ना रे। अब क्या 9th वन में क्या है,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। फिर उसके बाद नॉन करंट, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस देख लो भाई, नहीं है रे। फिर उसके बाद सीधा इन्वेंटरी चालू होगा। इन्वेंटरी सबसे पहला फिनिश गुड्स लिखता हूँ, अगर याद है तो 45 लाख माइनस 5 लाख, तो ये 40 लाख। फिर लोस टूल्स, क्योंकि ये लोस टूल्स है ना, उसके अंदर इंक्लूड हो गया था और इसको अलग से दिखाने का रहता है। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल 13 लाख। $58 आता है, हो गया। अब ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंड, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हो गया, अभी 10। अभी क्या रहे, समझ नहीं रहे तो। ये इन्वेंटरीज है। अब इन्वेंटरी हो गया, इन्वेंटरी के बाद क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल, यस। ट्रेड रिसीवेबल due for more than 6 months, 4,86,000. फिर others, तो 17,50,000 माइनस 4,86,000, तो ये आएगा 12,64,000, ना? अब 11, 11 ट्रेड रिसीवेबल के बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसमें सबसे पहला आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें सबसे पहला आएगा कैश इन हैंड। 70,000। अब बैलेंस एट बैंक है ना, बराबर। अब इसमें क्या करना ना, बैलेंस विद बैंक के लिए बैलेंस विद नया बैंक, शेड्यूल बैंक 56,000। फिर अदर्स, टोटल मिला के 4,14,000 आना चाहिए। अच्छा ये सॉरी, ये एक्चुअली ये अदर्स बैंक में है, और ये जो 3,58,000 है ना, ये शेड्यूल बैंक में। 4,84,000 आ रहा है, 4,84,000। उसके बाद 12th वाला शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस,
डॉट हो रहा है क्या? वो तो एक ही है, सिर्फ एडवांसेस के नाम से। एक्चुअली उसका शेड्यूल विड्यूल नहीं बनाने का रहता है। एडवांसेस 3,75,000, बट मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा ना, इसके शेड्यूल बना रहा हूँ। अब लास्ट में एक बार देख लो कि क्या क्या अभी बचा है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है मैंने सब लिखा है, अब टोटल करने की देरी है, देखता हूँ टोटल करता हूँ और क्या। 79,85,000, 30,21,000, 42,66,000, 4,60,000, 8,13,000, 6,84,000, 3,80,000। मेरा ना 1,76,09,000 आ रहा है। 1,76,09,000। देखते हैं ना अभी क्या करूंगा मैं, उसमें से माइनस करूंगा और क्या, ये सब अमाउंट माइनस करूंगा तो जीरो आएगा तो भी चलेगा। तो मैं असेट का टोटल निकालूंगा, चलो 92 लाख, 58 लाख, 17,50,000, 4,84,000, 3,74,000। यस, ओके। अब चाहो तो देख लो। ठीक है, ठीक है। अब नए क्वेश्चन पे जाते हैं और क्या। नया क्वेश्चन देखना पड़ेगा बॉस, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन आ गया। अब हमको बैलेंस शीट भी बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। लॉस, ठीक है, बैलेंस शीट भी बनाना एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना। अभी लॉस ही होने वाला है अपना 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 पूरा का पूरा लॉस ही होने वाला है।
देखो एक क्वेश्चन है, हरिया केमिकल्स लिमिटेड। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा दोनों का। पहले आपको दोनों का फॉर्मेट बना के रखना पड़ेगा। हरिया केमिकल लिमिटेड से चलो इसमें मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, पर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि किस किस का क्या क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन में जितना रिक्वायरमेंट है ना उतने का फॉर्मेट बनाते हैं ना, है ना। फॉर्मेट बनाते ना इसमें, एक क्वेश्चन में तो बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना दोनों बोला ना, तो एक बना लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो क्या बोल रहा है। You are required to prepare balance sheet and statement of profit and loss from the following trial balance of Hariya Chemical Limited for the year ended 31st March 2011. वैसा X दिया ना 2011 हरिया केमिकल लिमिटेड ट्रायल बैलेंस एज एट 31st मार्च 2011। इन्वेंटरी दिया है, वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्या हो गया वो? ओपनिंग स्टॉक। फिर फर्नीचर दिया मेरे बेटा, तो वो क्या हो गया? पीपीई। फिर डिस्काउंट दिया है, ये डेबिट साइड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, डेबिट साइड जो दिया नहीं है डेबिट साइड, बट डेबिट साइड ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो डिस्काउंट दिया वो अदर एक्सपेंस में जाएगा। अभी हमको पीएनएल के बारे में भी सोचना है, समझा ना। डिस्काउंट किधर जाएगा? अदर एक्सपेंस में जाएगा। फिर लोन टू डायरेक्टर, हमने डायरेक्टर को लोन दिया है। हमने डायरेक्टर को लोन दिया तो पहली बात ये असेट है। अभी असेट में कैटेगरीज है, तो असेट में कैटेगरीज में कहाँ पे जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जब कुछ नहीं बोला तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर एडवर्टाइजमेंट अदर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। एक्चुअली तुम कहाँ पे लिखते हो? पीएनएल के डेबिट में। अब एडवर्टाइजमेंट से लिया, अपने के पास अलग से फॉर्मेट तो है नहीं, हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? अदर एक्सपेंस। बैड डेट अदर एक्सपेंस। कमीशन अदर एक्सपेंस। परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आएगा। परचेज कहाँ पे आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इज दैट क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी पीपीई। रेंटल हमने रेंट दिया है, अदर एक्सपेंस। करंट अकाउंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब हमारा बैंक पे करंट अकाउंट है। कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ये पीएनएल आइटम है। अब पीएनएल आइटम के लिए अपने पास हेडिंग है, तो कौन से हेडिंग में आना चाहिए? अब देख लो एक बार, अब देख के बोलो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब देख के बोलो। यस, कहाँ पे आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और अदर एक्सपेंस में ही आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अरे समझा क्या? अदर एक्सपेंस में। आगे फिक्चर्स पीपीई, वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कंज्यूमेबल अदर एक्सपेंस, फ्री होल्ड लैंड पीपीई, टूल्स एंड इक्विपमेंट पीपीई, गुडविल पीपीई पर इंटेंजिबल, ट्रेड रिसीवेबल में जाना चाहिए। डीलर एड्स, मतलब डीलर का कोई छोटा मोटा सामान रहता है तो वो भी एक्सपेंस जो हुआ है वो भी कहाँ पे जाएगा? अदर एक्सपेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस अदर एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस अपने पास कोई ऐसा सेपरेट कॉलम नहीं है इनके लिए, तो अदर एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट अदर एक्सपेंस। डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट। ये हुआ डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का पढ़ो, इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल, 11% डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेंट रिसीव्ड, ये बिजनेस का मेन काम नहीं है रेंट रिसीव्ड करना, तो ये अदर इनकम। ट्रांसफर फीस अदर इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। डेप्रिसिएशन, मशीनरी दिया है तो सीधा मशीनरी में से लेस करने का, लिखो माइनस मशीनरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया है, देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बोलो। पहला इफेक्ट चेंज इन इन्वेंटरी में आएगा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के इन्वेंटरी में आएगा। पहला पीएनएल में है ना चेंज इन इन्वेंटरी, वहां पे आएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के इन्वेंटरी में आएगा। लिखा? चलो स्टार्ट करते हैं, और क्या। तो पहले मैं भी बैलेंस शीट इस बार बना ही लेता हूँ, बनाते ना तो।
ठीक है। अब कौन सा यूज होने वाला है वो तो अभी आपको मालूम पड़ गया रहेगा। शेयर होल्डर्स फंड, उसमें सबसे पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। कौन सा यूज होने वाला है ना वही करवा। उसके बाद है ना नॉन करंट लाइबिलिटी यूज होने वाला है। ठीक है, उसमें पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग, और दूसरा क्या है, डिफर्ड असेट है क्या देख लो। अगर डिफर्ड असेट है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो लिखो, नहीं है मेरे ख्याल से। बी वाला और क्या आ सकता है, अदर 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 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इतना ही है। फिर उसके बाद सी, मतलब थ्री, थ्री में मैं बोलूँ करंट लाइबिलिटी आएगा। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला जो आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग, देखो है क्या, बोले है क्या देख लो ना, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्रेडिट साइड में देखो ना, नहीं है। अच्छा, फिर ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल, ठीक है। दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ है, देखो टैक्स वगैरह कुछ है क्या, पूरे बैलेंस शीट में तो नहीं दिखा, पूरे सम में तो नहीं दिखा, चलो वो भी नहीं है। दूसरा ट्रेड पेबल भी नहीं है, और उसके बाद सॉरी अदर करंट लाइबिलिटी है कुछ, नहीं है। क्रेडिट में दिखेगा और एडजस्टमेंट में दिखेगा, वो भी नहीं है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, नहीं है, एक बार देख लेने का सब, ठीक है ना। हम्म, ये हो गया, ठीक है। अब अब बी, असेट्स, उसमें नंबर वन नॉन करंट असेट्स। अभी नॉन करंट असेट में सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बराबर है। दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं है, नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये इतना ही, मतलब ये एक्चुअली इसको, ये पेन से नहीं, गलत पेन से लिख दिया। तो क्या उस सेग्रीगेट के लिए बराबर रहेगा, तो हम लोग पूरा सम फिर से सॉल्व करें। अब दूसरा करंट असेट, करंट असेट, करंट असेट में नंबर वन करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, सीधा इन्वेंटरी है। बी ट्रेड रिसीवेबल है। सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है।
बराबर है, सी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा। उसके बाद अदर शॉर्ट टर्म देख लो ना एक बार, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है क्या? मैंने इन्वेंटरी लिखा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो मेरे को लग रहा है। यस, तो ऐसा करके ये लाए असेट भी आ जाएगा। हाँ, ठीक है। अब दूसरा जो है ना, ये क्या बना हमने, बैलेंस शीट। अब दूसरा हम लोग बनाएंगे पीएनएल। बराबर है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, मैंने बैलेंस शीट में एज ऑन ही लिखा है ना? हाँ, क्या वो सब देखना पड़ता है, वर्ड्स वगैरह पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना? ऐसा कुछ भी अपने मन का लिखने का नहीं। समझा क्या? यस। अब बोलो, अपना फॉर्मेट बताओ फटाफट फटाफट। फॉर्मेट ही तो करना है, और क्या करना है? हम्म सबसे पहला तो आएगा, इसको तो मैं ब्लैक में लिखता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम था ना? हम्म, तो 3 टोटल इनकम बराबर है। अब 4 एक्सपेंसेस में, उसमें सबसे पहला ऑर्डर में ऑर्डर आने का, सबसे पहले एक एक देख के आने का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देखने का कि ये है क्या, ये हम लोग बनाने वाले हैं क्या। एक बार देख लेने का, अगर नहीं हम लोग बनाते तो फिर लिख लेने का। इस बात पे ध्यान देने का, वह छोटा छोटा पॉइंट है उस पर ध्यान दो, बाकी कुछ ज्यादा इतना नहीं देने का। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो है ना इस बार, कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कौन सा है मालूम है? वो परचेज वाला ना, इसके लिए। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है क्या? नहीं है, तो नहीं लिखने का। आपको लिखना है ना, तो एक काम देखो, एक बेस्ट बोलूं, याद करने से सब लिख देने का फॉर्मेट सब, क्योंकि वो याद करना ये है वो नहीं है, इसे सब लिख देने का, वो भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। फिर उसके बाद है चेंज इन इन्वेंटरी। फिर सी, चेंज इन इन्वेंटरी के बाद फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। यस। फिर डी, फाइनेंस कॉस्ट है। फिर उसके बाद ई, डेप्रिसिएशन नहीं है क्या? डेप्रिसिएशन है ना? हाँ, डेप्रिसिएशन है। अच्छा, उसमें सीधा ओ ओ ओ, ये एक ही इफेक्ट वाला, एक ही इफेक्ट वाला, क्योंकि एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं है ना, सॉरी, एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन। हाँ, तो ये क्या आएगा फिर, अदर एक्सपेंस। तो ये आएगा फाइ प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
3 minus 4 6 जस्ट लिख के रखा होगा, पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो भी ठीक। याद है ना, बोले सॉल्व करते समय पीएनएल सॉल्व करने का रहता है, हाँ याद है कि भूल गए? और ये पीएनएल जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, इधर जो अमाउंट आएगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बॉस। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, इधर हेडिंग दूंगा नोट्स टू अकाउंट, अब मैं सब है ना ब्लैक से लिखूंगा, ठीक है? शेयर कैपिटल का पहला शेड्यूल बनेगा ना, 1 1 शेयर कैपिटल में सबसे पहला ऑथराइज है क्या, देख लो, अगर है तो लिखो, नहीं है तो हेडिंग देख के छोड़ दो। नहीं है। दूसरा इश्योर्ड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, कितना शेयर है टोटल? 2.5 लाख शेयर है। ऑफ ₹10 each, फुल्ली पेड अप 25 लाख, ठीक है? कॉलिंग नहीं सब कुछ है क्या? नहीं, तो आपका 25 लाख हो गया, बराबर। बाद में लिखते हैं ना, ऊपर उसके शेड्यूल में उसके बाद में लिखते हैं हम लोग, क्या उसमें क्या कोई आइटम छूट गया रहेगा तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो रिस्क ना लेते हुए बाद में उधर एकदम स्वच्छ लिखने का, एकदम स्वच्छ भारत अभियान वाला लिखने का। रिजर्व्स एंड सरप्लस, अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में ना कैसा है ना, कौन सा रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले दिया है वो देख लो। हाँ उसने दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट ईयर बैलेंस, यस लास्ट ईयर बैलेंस तो दिया है 1,39,000। अब इसमें ये साल का भी बैलेंस आएगा, शायद प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, डेट वी आर नॉट कंसर्न, ओके। और देखो रिजर्व एंड सरप्लस दिया क्या, नहीं दिया, नहीं दिया ना, और दिया क्या रिजर्व एंड सरप्लस, देख लो ना, नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ आएगा तो इधर आंसर आएगा। नंबर 3, डायरेक्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया तो मैं लिख देता हूँ सीधा, और 2 दिया है तो इसके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें सबसे पहला है 11% डिवेंचर्स, देख लेने का एक बार, डिवेंचर इंटरेस्ट दिया ना तो प्रोविजन करना पड़ सकता है। हाँ डिवेंचर इंटरेस्ट दिया है क्या, 11% डिवेंचर 5 लाख, समझा मैंने क्या बोला? तो 55,000 ना, तो उधर 55,000 हुआ है, नहीं तो फिर प्रोविजन करना पड़ सकता है, नोट लिखना पड़ता है कि वी हैव मेड अ प्रोविजन। सर मैं प्रोविजन करना भूल गया, तो ऐसा लिखने का, द डिवेंचर्स वर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, सिंपल, समझा क्या? फिर बैंक लोन 6,45,000, तो ये आएगा 11,45,000, बोलो समझा ये? तो इधर लिख देता ना यार, क्या ना हम लोग लिख तो रहे हैं, 2 3। अब उसके बाद किसका है, ट्रेड पेएबल, मेरे को नहीं लगता ट्रेड पेएबल का कोई एडजस्टमेंट है,
एक ही है तो 2,81,000 लिखना सीधा। हाँ, काय के लिए उधर मगजमारी करने का, एक ही है ना तो सब नहीं करने का, समझा ना। अब ये इसके लिए हम लोग बनाएंगे 4। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें पहला टेंजिबल। टेंजिबल, अब टेंजिबल में सबसे पहला फर्नीचर है जो 2 लाख रुपए है। फिर और है ना, और है, मैं ढूंढ रहा हूँ ना। प्लांट एंड मशीनरी है, एक्चुअली प्लांट एंड मशीनरी 8,60,000 है, और उसमें से डेप्रिसिएशन 146 माइनस कर, तो 7,14,000 बराबर। प्लांट एंड मशीनरी है, फिर फिक्सचर्स है 3 लाख, ठीक है। फिर फ्री होल्ड लैंड है, फ्री होल्ड लैंड 15,46,000। फिर टूल्स एंड इक्विपमेंट है, और कोई फिक्स असेट है नहीं। इंटेंजिबल है, पर वो इंटेंजिबल में आएगा ना, बी इंटेंजिबल। उसमें एक ही नाम है, गुडविल 2,65,000। तो 2 लाख प्लस 7,14,000 प्लस 3 लाख प्लस 15,46,000 प्लस 2,45,000, 30,05,000 प्लस 2,65,000, 32,70,000 आ रहा है। बराबर है, 32,70,000। और कुछ है? ठीक है, कितना नंबर था ये? 4 था। अब इन्वेंटरी के लिए बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा इन्वेंटरी हम लोग लिख सकते हैं। इन्वेंटरी 8,23,000, समझा क्या? हाँ। फिर ट्रेड रिसीवेबल, मेरे को नहीं लगता ट्रेड रिसीवेबल की कुछ एडजस्टमेंट है, तो मैं सीधा ट्रेड रिसीवेबल लिख रहा हूँ 4,40,000। तो एडजस्टमेंट वगैरह है तो देख लो, नहीं है ना। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस में एक्चुअली बनाना पड़ेगा क्योंकि एक से ज्यादा आइटम। फाइन ना। करंट अकाउंट 45,000, फिर कैश 8,000, तो मैं बोलूँ 53,000 आएगा। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 53,000, ओके। अब उसके बाद क्या नाम है ऊपर देखने का ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में अगर सीधा दिया है तो लिख देने का लोन टू डायरेक्टर बोला ना, तो एक नोट बना लेने का क्योंकि अलग ना है इसके लिए। लोन टू डायरेक्टर,
कितना आएगा? लोन टू डायरेक्टर 80,000। ये तो सिर्फ पूरा बैलेंस शीट हुआ है। अब 7, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही है ना, ठीक है ना, तो फिर उसका काय के लिए बनाने का शेड्यूल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? 42,68,000। फिर अदर इनकम 7। अदर इनकम बोलो अभी 7 में अदर इनकम जो जो है, रेंट रिसीव्ड 46,000, ट्रांसफर फीस 10,000, और कोई अदर इनकम नहीं है, तो मैं बोलूँ ये 56,000 है। बराबर। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा 23,19,000। चेंज इन इन्वेंट्री का भी जरूरत नहीं है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग कितना है? 6,80,000 माइनस 8,23,000। 6,80,000 माइनस 8,23,000, तो ये 1,43,000 माइनस में आ रहा है। तो माइनस ऐसा लिखने का, इधर ही गलती करते हैं हम लोग। अभी एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए 8 शेड्यूल बनाने का ज्यादा है ना उसमें इसके। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बोलो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है क्या? है ना सर? बहुत है। बहुत है कि कितना है रे? कम है तो फिर बनाने का जरूरत नहीं, मतलब एक है तो बनाने का जरूरत नहीं है। मैं बोलूँ एक ही लग रहा है मेरे को भी, वेजेस ही लग रहा है। बराबर ना? और कुछ है क्या देख लो, और कुछ है तो देख लो ना। वेजेस है ना, तो बना लेते हैं अभी, क्योंकि वेजेस एक अलग नाम है। ये डिस्क्राइब करता है ना कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या है, तो उसका शेड्यूल बनाने का 9 लाख। ठीक है। उसके बाद 9, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद क्या आता है बच्चा? फाइनेंस कॉस्ट। यस, दो है इसमें फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है। कितना? 1,16,000। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट है बेटा 55,000। 1,16,000 प्लस 55,000, ये आएगा 1,71,000। और अदर एक्सपेंस बहुत है। N1 अदर एक्सपेंस। ठीक है। अब अदर एक्सपेंस में नाम तो ज्यादा है, एक सेकेंड ना। अदर एक्सपेंस में डिस्काउंट है 40,000। फिर एडवर्टाइजमेंट है 20,000। फिर बैड डेट है 35,000। फिर कमीशन है 1,20,000।
फिर रेंटल है 25,000। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 10,000। फिर कंज्यूमेबल है 84,000। कंज्यूमेबल के बाद डीलर एड्स, डीलर सपोर्ट के लिए एक्सपेंस 21,000। ट्रांजिट इंश्योरेंस 30,000। ट्रेड एक्सपेंस 37,000। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000। देखते लिस्ट बड़ा है। 40,000, 20,000, 35,000, 1,20,000, 25,000, 10,000, 84,000, 21,000, 30,000, 37,000। ये आएगा बेटा 4,76,000। 4,76,000 तो आ रहा है। अब ये सब अमाउंट को हम लोग पहले हम लोग पीएनएल अमाउंट, सब अमाउंट को एक एक लिखते हैं अभी। पहले पीएनएल को लिखो। तो क्या आपके सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ। अदर इनकम शेड्यूल 7 में कितना है? 56,000। 56,000 तो टोटल 42,68,000 प्लस 56,000 तो 43,24,000 आएगा। बराबर। अब एक्सपेंस का टोटल लेना पड़ेगा। शेड्यूल 8 में कितना नाम है? 9 लाख। शेड्यूल 9 में अभी टेक्स्ट बुक देखने का नहीं, जो होगा अभी इधर ही होगा। 1,71,000। शेड्यूल 10 में अदर एक्सपेंस 4,76,000। अब एक्सपेंस बोलो टोटल कितना आता है? 23,19,000 माइनस 1,43,000 प्लस 9,71,000 प्लस 4,76,000 37,23,000 आता है। अब उसमें से माइनस करो एक्सपेंस 43,24,000 तो ये आएगा 6,01,000। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है तो ये 6,01,000 ही आएगा। अब ये 6,01,000 आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में जाएगा। ये देखो यहाँ पे एड करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस 1,000। ये हो गया 7,40,000। समझा? टोटल हो गया। बस अब एक एक लिखो। 25 लाख और 7,40,000 उसके उसके हेडिंग में लिखो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलो अभी कितना आता है? 11,45,000।
अब असेट का टोटल बोलो 4 32,70,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 53,000। और लास्ट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 80,000। अब प्रे करो भगवान को टैली हो जाए, तो अल्लाह अपन में तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। प्रॉब्लम 25 लाख 7 लाख 40 11 लाख 45 2 लाख 81 4 लाख 46 लाख 66,000। अभी तक तो यार है। अब इसका करो 32 लाख 70,000 8 लाख 23 4 लाख 40 53। यस बच गए। बच गए बाबा बच गए। यस हो गया बेटा, कॉपी कर लो और क्या। मैं काम करता हूँ, आपको है ना ये क्लियर व्यू में दिखा दो, मतलब छोटा भी दिखा था कुछ हो जाएगा ना, तो क्या फट से हो जाएगा आपको। हम्म, ये पूरा आ रहा है। ये पहले शीट में पूरा आ गया है ना। यस कितना सही है बेटा। तो ये सम्स हम लोग ने जो आज किया वो रियली हैवी सम्स थे, तो एक बार आपको तो फिर से करना ही पड़ेगा बेटा, देन ओनली मैं बोल सकता हूँ कि आपको जम रहा है। ओके ठीक है, तो आप कर लीजिए। और हम लोग नए सम्स को फिर से पीएनएल वाला पढ़ना है, तो उसमें हम लोग करते हैं। ठीक है चलो बाय बेटा, टेक केयर।